डी न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और नजर डालते हैं कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार क्या कुछ आज खास रहा। लेकिन उससे पहले आप सबको मेरी और डी न्यूज नाउ की पूरी टीम की तरफ से बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इसी के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं और पहली खबर पर, पहली अपडेट पर आपको लेकर हम चलते हैं। तो लगातार आज बैसाखी का त्योहार था। बैसाखी जिसे बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है और बैसाखी विभिन्न धर्मों और समुदायों के लोगों का एक साथ जो एक नाता है वो रहता है, इसलिए भी इसे भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। वहीं पे इस खास मौके पर, इस खास त्योहार के चलते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी हर किसी को बैसाखी की, जम्मू कश्मीर वासियों को बैसाखी की जो है शुभकामनाएं दी। और इस खास मौके के चलते बैसाखी के अवसर पर वह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के दर्शन करने गुरुद्वारा साहिब अबताल सांबा जिले में पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और इस खास मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का क्या कहना था, क्या थी उनकी स्पीच, आइए देखते हैं। इससे पहले मैं आज ही के दिन जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की बर्बरता के शिकार हुए अपने शहीद भाई बहनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी वीरता एवं बलिदान को अपनी ओर से नमन भी करता हूं। उनकी पुण्य स्मृति हम सभी को एक ऐसे आकांक्षी, समृद्ध और भाईचारे से युक्त समाज निर्मित करने के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी, जिसकी उन्होंने सपने देखे थे तथा जिसका उन्होंने संकल्प लिया था। मैं आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत बधाई देता हूं तथा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं, जिन्होंने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करके मानवता को अध्यात्म, साहस, समर्पण और शौर्य के बेशकीमती मूल्यों की भेंट सौंपी तथा भारत के स्वर्णिम भविष्य का सृजन भी किया। बैसाखी का यह अवसर स्वयं को गुरु जी के चरणों में समर्पित करने का अवसर है, इसलिए इसे नए उमंग और उल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। इसके अलावा हमारे जो किसान भाई आज के इस पवित्र दिन का देश भर के किसान बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले और अगली अपडेट सियासत की दुनिया के साथ जुड़ी हुई है और आपको जानकारी दे दे कि मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो कि अनंतनाग राजौरी सीट से खड़े हुए हैं और उनका जो नाम था उसकी घोषणा की गई थी। लेकिन बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसके चलते यह बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मियां अल्ताफ के स्वास्थ्य संबंधी चिंता के कारण राजौरी, पुंछ, अनंतनाग लोकसभा सीट से उनके हटने की संभावना जो है वो जताई जा रही है और लगातार इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह अब चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। फिलहाल इस तरह की अपडेट, इस तरह की खबरें जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी हद तक वायरल होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते मीडिया कर्मियों द्वारा, पत्रकारों द्वारा सवाल भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को किया गया और उनका यह कहना था कि इन खबरों के बीच उनकी जो तबीयत है वो खराब हो गई है। मैं फिलहाल, मुझे इसकी जानकारी नहीं है और अब तक अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार जो है वो मियां अल्ताफ ही रहेंगे। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि फिलहाल हमने इसके बारे में नहीं सुना है, अगर उन्होंने ऐसा कोई फैसला लिया होता तो हमें जरूर बताते। अब ये सब बातें जो है वो मीडिया कर्मियों से ही मैं सुन पा रहा हूं और अगर हमें पता लगेगा या फिर मियां अल्ताफ इस सीट के लिए अगर वो छोड़ना चाहते हैं, चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं, तो फिर हम फैसला लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल अब तक मियां अल्ताफ ही अनंतनाग राजौरी सीट पर उम्मीदवार के रूप में बने रहेंगे। क्या कुछ कहना था उमर अब्दुल्ला का, आइए देखते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का उनका फैसला उन्होंने लिया हो तो पहले तो वो हमें बता देते, लेकिन अब आपने ये बात छेड़ी तो ज़रूर इसको हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। हमारे पहले चॉइस के उम्मीदवार पे तो मियां साहब ही थे और फिलहाल जब तक हम मियां साहब के मुंह से नहीं सुनते कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, हमारे उम्मीदवार मियां साहब ही रहेंगे।
अभी देखते हैं आगे क्या करना होगा। और कुछ तो ये आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने तो अपनी टिप्पणी जाहिर की कि उनका साफ तौर पर यह कहना था कि मियां अल्ताफ जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से अनंतनाग राजौरी सीट पर जो एक कैंडिडेट के रूप में उनकी नाम की घोषणा की गई है, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये कैंडिडेट रहेंगे अनंतनाग राजौरी सीट पर तब तक जब तक मियां अल्ताफ खुद ये बात नहीं कह देते कि वह चुनावी मैदान पे नहीं उतरना चाहते हैं। लेकिन बड़ी खबर फिर एक बार सामने आ चुकी है। क्योंकि मियां अल्ताफ की ओर से उन्होंने भी जो ये दिन भर की जो एक सूत्रों के हवाले से या इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि मियां अल्ताफ जो है वो चुनावी मैदान से वाबस्ता जो है वो छोड़ने वाले हैं, तो उनका साफ तौर पर ये कहना था, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि ये जो दिन भर की जो ये बातें चल रही हैं इसके ऊपर अब एक स्पष्टीकरण मिल चुका है। और उनका ये कहना है कि मैं बीमार था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं चुनावी मैदान में उतरूंगा भी और जीत भी हासिल करूंगा। क्या कुछ कहना था मियां अल्ताफ का, आइए देखते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों से ईद से पहले ही मुझे बुखार था, तो मैंने पहले टेस्ट करवाया तो डॉक्टरों को लगा कि मुझे जॉन्डिस की तकलीफ है। तो फिर मुझे उन्होंने कंप्लीट रेस्ट के लिए कहा, वो रेस्ट भी हो नहीं सका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये हो तो ये बढ़े तो फिर आपको 2-3 हफ्ते रेस्ट करना पड़ेगा। तो उसकी वो मेडिसिन ले ली, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। फिर टेस्ट करवाया तो वो जॉन्डिस नहीं निकला, वायरल फीवर था। तो पिछले कई दिनों से जो मुझे यहाँ मिलने भी आते रहे, तो उनको भी मैंने कहा यार मेरी अगर ऐसी सिचुएशन हो तो मेरे लिए कैंपेन करना भी मुश्किल है, इलेक्शन लड़ना भी मुश्किल है। लेकिन उस वायरल फीवर का जब पता लगा तो फिर उसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया, तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस हवाले से जो ये सारी र्यूमर्स फैलाई गई या फैल गई, तो ऐसा कोई मामला नहीं था कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है या कुछ है। मुझे अगर सेहत ख़राब रहती मेरी उसी तरीके से तो मैं डेफिनेटली कहता कि इनको कि आप अल्टरनेटिव कैंडिडेट तलाश कर लीजिए या कुछ भी। लेकिन अब मैंने कल से मैं बेहतर हूँ, तो मेरे डॉक्टरों ने भी कहा कि ठीक है, आपको वायरल फीवर था तो अब आप इम्प्रूव हो रहे हैं। तो जिसमें मुझे शायद 1-2 दिन और भी रेस्ट के लिए उन्होंने एडवाइस की है। तो बाकी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इलेक्शन तो मेरा ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो अब मेरी सेहत भी ठीक है, तो मैं लड़ूंगा। अब ये आजकल का ज़माना ऐसा है कि कोई भी खबर कहीं से भी निकलती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाती है, फिर तो ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वही सुन के उमर साहब भी यहाँ आए, तो वो भी कोई मेरे साथ सियासी बात करने नहीं आए थे, वो भी मेरी खबरगिरी करने के लिए आए थे। तो मैंने उनको भी कहा कि आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलें, उनकी इस लिहाज से बाबा नगरी की वांगत की सैर भी हो गई। तो यही सारा मामला था, कुछ और इसको कोई ज़्यादा सीरियसली लेने की या बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं इसको देना ज़रूरी समझता हूँ। तो ये छोटा सा मामला था, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो मुझे इतना ही कहना था। इसी के साथ एक कार्यक्रम के चलते उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष, तो वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिसके चलते मीडिया कर्मियों से बातचीत की गई और काफी बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए फारूक अब्दुल्ला ने। लगातार चुनावी मैदान में पार्टियां जो है वो उतरती नजर आ रही हैं और सियासत की बात करें तो गर्माहट अब तेज होती नजर आ रही है। आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में
वंशवाद को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वंशवाद क्या है, हम वंशवाद से नहीं चुनाव में आते हैं और क्या उनकी पार्टी, ये निशाना साधा गया है भाजपा के ऊपर। उनका ये कहना था कि क्या वह पार्टी, वहां के लोग वंशवाद से नहीं है। एक उद्योगपति है, वह अपने बच्चे को उद्योगपति बनाता है, तो क्या उससे वोट लेने पड़ते हैं? एक अभिनेता है, वो अपने बच्चे को अभिनेता बनाता है, तो क्या उससे वोट लेने पड़ते हैं? हमें जो है वोट लेने पड़ते हैं और लोगों से मिलना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ता है। तो ये वंशवाद कैसे हुआ? क्या कुछ कहना था फारूक अब्दुल्ला का, आइए सुनते हैं। लेकिन आपको बताया कि जब उनसे यह भी सवाल किया जाता है कि तैयारियां कैसी है, तो उनका यह कहना था कि इंडिया अलायंस जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी 6 संसद सीटों पर जरूर जीतेगा। चलिए देखते हैं फारूक अब्दुल्ला का क्या कुछ कहना था। अल्लाह ताला ने चाहा तो 6 की 6 सीटें जो हैं इंडियन अलायंस जीत जाएगी। जी। लेकिन जो अपोजिशन है उनका कहना है कि आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वही एक्सपर्ट तजुर्बा दिखा रहा है कि कार्ड्स बदलना, जैसे श्रीनगर से उमर अब्दुल्ला नहीं, उनको बारामूला और शिया कम्युनिटी का वोट श्रीनगर की तरफ देखिए, अगर जनरल फौज का ये बताए कि मैंने कहाँ पे हमला करना किस तरफ, तो फौज कैसे जीतेगी? कुछ चीजें हमें अंदर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल सही चीज अगर हम आपके सामने लाएं तो वो ठीक नहीं होता जब तक वक्त नहीं आता। लेकिन पीएम ने काफी जो स्ट्राइक कर दी है फैमिली डायनास्टी पॉलिटिक्स जो, प्लीज यू ऑलरेडी नो, उमर साहब यस्टरडे टोल्ड व्हाट इज डायनेस्टी। हम लोग इलेक्शन से आते हैं, डायनेस्टी से नहीं आते हैं। क्या वो भूल गए? उनकी पार्टी में जो भी हैं वो डायनेस्टी से नहीं है? क्या वो बिल्कुल ही दूध से धुले हुए हैं? गलत है। सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ये है और कांग्रेस इसमें वो है। लोग रिजेक्ट करेंगे तो लोगों तक। मगर मुझे ये बताइए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बेटे को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, उसको वोट लेने पड़ते हैं। एक फिल्म एक्टर अपने बेटे या बेटी को एक्ट्रेस बनाता है, तो उसको वोट लेने पड़ते हैं। हम लोगों को वोट लेने पड़ते हैं, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनके लिए काम करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो कहाँ डायनेस्टी काम बोलता है। Farooq sir, Ajaib has come from BJP to Ajaib has come from BJP to an alliance partner Congress that it will extinct from the country like dinosaurs. What is your take? Well, let me tell you, if it was so, they would not be afraid. They're totally afraid of the alliance candidates and they don't know what to do. So the only propaganda they have is falsehood. Falsehood, falsehood, falsehood. Why can't the Prime Minister grant us statehood now? What is he waiting for? He comes to Udhampur, promise a statehood. When? This is the question we have for him. Why can't he do it now? So can interim Prime Minister do that? New Prime Minister will come, inshallah. Everything that has happened will be turned back. Dr. Saab, why Modi is saying Modi ki guarantee always? What is the reason that he is so much confident about his guarantee? Their guarantees, people will see. I have a person who has sent me 40 questions that he has put to the PM. In that he clearly shows. He says, tell me, of one district in the country where you have given toilets to the people. Tell me one district where people have employment that you promised of 2 crores per year. Show me one. 40 such questions are there. I wish I could send it to you. PDP blames Farooq Abdullah for disinterest. Alhamdulillah, Farooq Abdullah is blamed by everybody. Thank you very much.
इसी के साथ मैंने कार्यक्रम का जिक्र किया, तो ये कार्यक्रम के चलते क्या कुछ बात सामने आई उसकी जानकारी मैं आपको दे दूं। तो आपको बता दें कि एनसी सुरनकोट से पूर्व विधायक और वरिष्ठ राजनेता चौधरी अकरम का आज पार्टी में स्वागत किया गया। बिल्कुल ज्वाइनिंग प्रोग्राम जो है वो देखने को मिला चौधरी अकरम का, जिसके दौरान तहे दिल से फारूक अब्दुल्ला ने उनका स्वागत किया। क्या कुछ कहना था चौधरी अकरम का, फारूक अब्दुल्ला साहब का, आइए देखते हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। उसे भी मैंने इस्तेमाल की थी, मगर अल्लाह को मंजूर नहीं था। वो दुनिया से अल्लाह से मिल गए। मगर मुझे खुशी इस बात की है कि अकरम जो बिल्कुल उन्हीं के रास्ते में चल रहा है, बड़ा नेक है, ईमानदार है और कोशिश कर रहा है कि लोगों की खिदमत कर सके। ये बहुत बड़ी बात है। इनका ये कभी नहीं रहा है इसलिए मैंने दुनिया को खिदमत करनी है, बल्कि आम आदमी जो वहाँ पे है उसकी खिदमत करनी है। मुझे खुशी है कि आप लोग इतनी दूर से तशरीफ लाए, खासकर ये रास्ता भी कुछ ठीक नहीं है, मगर आप आए और ईद के दूसरी तारीख के आप लोग तशरीफ ला के अकरम साहब को आज हम इस जमात में शामिल कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये आपकी खिदमत कर सकें, लोगों की खिदमत कर सकें और सुरनकोट को आगे चला सकें। बहुत पसमानदा है, गुर्बत में खड़ा हुआ है, बच्चियाँ भी पढ़ी लिखी बेकार हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला वो वक्त आएगा तो हम इस मुश्किल से निकल सकेंगे और इस रियासत को फिर से पटरी पे वापस लाए। मैं आज अभी इसी तरह इनको जमात में शामिल कर। अस्सलाम वालेकुम। मुझे जो याद है 1967 से आज तक हम कांग्रेस के साथ हैं। मेरी ये तीसरी पीढ़ी है जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हम मेरे वाले कहूँ। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो 19 अप्रैल को पहले चरण में कठुआ, उधमपुर, डोडा संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव होने हैं। वहीं लगातार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से दोनों प्रत्याशी लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। यहां पे हमने देखा बीते कल भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में पहुंचे, रैली की, जनसभा को संबोधित किया। तो वहीं अगर हम आज की बात करें तो आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक जो अभिनेता हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है राज बब्बर, वह उधमपुर जिले में पहुंचे, जिसके दौरान जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। वहीं में ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्द सचिन पायलट भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे और ये जो प्रचार प्रसार देखने को मिल पा रहा है ये चौधरी लाल सिंह के चलते और रमन बल्ला को जो है समर्थन दिया जा रहा है, जिसके चलते स्टार प्रचारक जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में पहुंचते नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना था अभिनेता राज बब्बर का, आइए देखते हैं। जब नीचे उतर के देखा एक बंदा ऐसा है जो हमारा प्रत्याशी है, जिसे लोग कंधे में बिठा के ले जा रहे हैं, जो लोगों के बीच में रहता है, जो लोगों के साथ चलता है, जो नीचे खड़ा उसके ऊपर उठा के गले लगाता। और 10 साल से आप ऐसे बंदे को झेल रहे थे कि लोगों के बीच में तो क्या अपने के बीच में भी नहीं जाता। एयरपोर्ट पे उतरा हूं, यकीन मानिए लोगों का ये कहना था, हम तो कभी कभी देखते हैं उनको, वो उधर से आते और वीआईपी लॉन से निकल के उधर से चले जाते। यहाँ के जो दुकानदार हैं जम्मू के, उनके घर में जब कामकाज के लिए कोई जाता है तो उसको धमकाया जाता है, जाता नहीं तू कहाँ खड़ा,
जानता नहीं तो किसके घर में काम करने आया है। यानी इस गुरूर और इस अपने अहम के साथ जो शख्स दिया हो, उसके सामने हमारा ये आदमी, हमारा ये बंदा, हमारा ये ऐसा शख्स जो लोगों का है, लोगों के लिए है, ये वो आवाज है जब संसद में गूंजती थी तो नजर आता था कि जम्मू की आवाज। दोस्तों, हमारे बड़े बड़े नेता आए, देश के बड़े बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले यहाँ पर आए, बड़े बड़े भाषण देकर चले गए। मैं नहीं जानता किसने क्या खाया, किसने क्या पकाया, वो खाने पकाने की बात करते रहे। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो CSDS के उन्हीं की एजेंसी, उन्हीं की संस्था, वो संस्था जो शिक्षा मंत्रालय की संस्था है, उसके सर्वे के अनुसार कि आज वोटर की क्या मांग है, उसका परसेंटेज निकाला गया तो 75 से लेके 60% तक जो सबसे ऊपर अव्वल नंबर पर 3 आए, उसमें एक थी बेरोजगारी, दूसरी थी महंगाई और तीसरा था अग्निवीर। 75% लोगों का मानना है कि महंगाई, ये वोटर कहता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। वोटर कहता है, 71% व्यक्ति कहता है कि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी नहीं है, रोजगार नहीं। और 60 से 62% लोग कहते हैं कि जो नौजवान जो अग्निवीर की बात करते हैं कि जो 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाए, वो लोग किस मुंह से आके यहाँ पर कहते हैं कि हमें तीसरी बार जिताओ। आप 15 साल रहना चाहते हो यहाँ पे और अग्निवीर एक नौजवान 20-22 साल नौजवानों, ये वीरों की धरती है। सब तो यहाँ पर ये उधमपुर जो एक ऐसी जगह है, मेरा भी यहाँ पर जीजा काम करता था, BSF पे था, कमांडेंट था। मैं जानता हूँ कि धरती किनकी है। इस धरती के ऊपर वो शेर, वो सपूत, वो शहीद पैदा हुए हैं और 4 साल के बाद उनको रिटायर करने का काम कर रहे हैं। आप याद रखना, ये मैं वादे के साथ, दावे के साथ कह के जाता हूँ, जिस दिन इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में बनेगी, ये आपका शेर अग्निवीर को इतिहास बना में अपनी उंगली के अंदर जुम्बिश लेके आओ। ये उंगली जब बटन दबाओगे हाथ के पंजे पर तो अग्निवीर को दूर भगाने का काम करेगी, नजर आएगा। और इन नौजवानों के लिए हम अपनी उंगली का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारे बच्चे 4 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं। उसके बाद क्या ये उधमपुर के बच्चे किसी बिल्डिंग के सामने जाके चौकीदार बनेंगे? क्या ये बच्चे करेंगे? आओ अपने बच्चों की अस्मत को, अपने बच्चों की आने वाले कल को भविष्य को सुधारने के लिए हम अलायंस के, इंडिया अलायंस के लोगों को कामयाब करें। और अपने भाई, मेरा तो और भी रिश्ता है चौधरी लाल सिंह को, जरा तगड़े तरीके से मैं आया हूँ। भाई सोचो, पत्नी का भाई अगर आ जाए तो हाथ जोड़े तो क्या करना चाहिए? तो ये आपने देखा कि किस तरह से स्टार कैंपेनिंग और स्टार जो प्रचारक हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। वहीं पे अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू के कांग्रेस दफ्तर में भी आज रौनक बनी रही। आपको बताया कि आज कांग्रेस हेडक्वार्टर में कश्मीरी पंडितों के एक हजूम ने कांग्रेस पार्टी में शामिल वो हुए हैं और जिसके तहत विकार रसूल, जो कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तहे दिल से उनका स्वागत भी किया और साथ ही प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि हमारी एक कश्मीरी पश्तून की एक जो तंजीम है, बहुत बड़ी एसोसिएशन है, जो 98-99 से बनी हुई है और इनका जो एसोसिएशन का नाम है, फोरम का नाम है ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम और इसमें सैकड़ों और हजारों की तादाद में कश्मीरी फंड्स की मेंबरशिप है और ये सारी एसोसिएशन ऑल इंडिया कश्मीरी हिंदू फोरम
हेडेड बाय चेयरमैन रतनलाल भान जी जो मेरे साथ बैठे हैं, और इनके स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं ब्रिजनाथ हाली जी, जनरल सेक्रेटरी ओमकार रैना जी, और हमारी महिला बहन प्रेसिडेंट है बेबी कोल जी, और रमेश चंद्र जी। ये सारे जो हैं आज हमारी कांग्रेस पार्टी की फैमिली में शामिल हो रहे हैं और अपना पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी को कर रहे हैं। इनके साथ और भी राजेश कमल जी और सारे साथी जो हैं, शंकर सिंह चिप जी, और भी काफी नाम है जो ज्वाइन हो रहे हैं। 100 की तादाद में इनके ऑफिस लीडर भी आए हुए हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे आपके सामने। मैं ये मानता हूं कि जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी जो है दिन ब दिन दोबारा मजबूत हो रही है, और लोग जो है अपना ट्रस्ट जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गरीबों के लिए लड़ती है, जो गरीबों की जो है गरीबों की हमेशा मदद करती है किसी भी तरीके से। कांग्रेस पार्टी की जो स्कीमें थी आज भी चलती हैं, जैसे मकान इंदिरा आवास से शुरू हुआ, आज भी चल रहा है। इसी तरीके से गरीबों। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन आज पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए जम्मू शहर पहुंचे। जम्मू शहर में भाजपा का जो पुराना दफ्तर था वह वहां पहुंचते हैं, अपनी यादों को ताजा करते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और सबसे अपील करते हैं कि कमल का फूल इस बार भी खिलाए। क्या कुछ कहना था उनका, आइए देखते हैं। जितेंद्र सिंह जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में वान में इलाके में बहुत इंटीरियर में जाकर हमने सभा की है। जिस तरह का माहौल है ये साफ दिख रहा है, ज़मीन से लेकर पहाड़ तक कमल ही कमल दिख रहा है, मोदी मोदी के नारे से गूंज रहा है। और जहाँ पर 100% मुस्लिम आबादी थी, जहाँ हमने सभा किया, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मेरे साथ सुनील शर्मा जी भी थे। इससे स्पष्ट है कि जम्मू की सीटें रीजन की तो जीतेंगे ही, जम्मू कश्मीर की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत चुनौती बनकर उभरी है। वैली में भी इस बार कमल खिलेगा। जब डीडीसी चुनाव में हम थे वहाँ इंचार्ज बन के, तो वैली में कमल खिल गया था। अब लोग ये चाहते हैं कि चलो मोदी के साथ, चलो जीतने वाले के साथ। डूबती हुई नाव पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। मोदी की नैया है जो पार कराएगी सबको, इसलिए कोई दूसरे नाव पे बैठने को तैयार नहीं है। और इस देश में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग, उनको भी लगता है आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी, तो चलो मोदी के साथ। तो सब लोग मोदी के साथ चल रहे हैं। और मैंने कई जगह, मैंने उत्तराखंड कैंपेन किया है, बिहार किया है, अभी यहाँ आया हूँ। जहाँ भी गया हूँ इस बार तय है कि नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से जीतेंगे। अपने दम पे हम 370 सीट जीतेंगे और अपने सहयोगी के साथ 400 के पार जाएंगे। आधार क्या है सर? किन वजूहात पे आपको लगता है कि आप बस क्योंकि मोदी से अच्छा कोई नहीं, सबसे बेहतर प्रधानमंत्री जिन्होंने अच्छा काम किया है। कोरोना का टीका दिया मोदी ने, अनाज दिया मोदी ने, मकान दिया मोदी ने, आवास दिया मोदी ने, आयुष्मान भारत का कार्ड दिया मोदी ने, तो फिर दूसरा क्यों? आज भारत दुनिया में उभरती हुई ताकत है। आज हमने जम्मू कश्मीर को भी पूरी तरह सिक्योर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसलिए हमें पूरा यकीन है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग इस बार, अब की बार 400 के पार जाएंगे। रोज बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है और विचारधारा की लड़ाई है। तानाशाही वर्ड तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, ये तो कांग्रेस ने पेटेंट करा रखा है। ये वर्ड तो इमरजेंसी के दौरान डिक्शनरी से हटकर कांग्रेस के दफ्तर में चला गया था, ये हमारे पास है ही नहीं। तानाशाही का दूसरा नाम ही कांग्रेस है। जहां हुकूमत में रहते हैं इस तरह की भाषा बोलते हैं, अभी भी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं। आज
तेजस्वी यादव जिसकी 0 सीट है, ये मालूम है ना आप लोगों को? लालू यादव तेजस्वी यादव की लोकसभा में कितनी सीट है? 0। जो है 0, आने वाले हैं 0, वो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं अकाउंट में पैसा डालेंगे तो ये करेंगे। अरे सीट ही नहीं आएगी, खाता ही नहीं खुलना, तो अकाउंट कहाँ खुलेगा? वहीं पे अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो रियासी पुलिस और भारतीय सेना की 58 RR ने माहौर के लांचा इलाके में एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर के साथ 2 टिफिन आईडी, 2 पिस्तौल, 400 ग्राम विस्फोटक पाउडर सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है, जिसकी जानकारी एसएसपी रियासी मोहित शर्मा ने दी। उनका कहना था कि माहौर इलाके में सेना के साथ संयुक्त अभियान अभी भी जारी है और रियासी में सुरक्षा बल राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए भी नापाक मंसूबे को नाकाम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो अगली अपडेट वेदर और ट्रैफिक के साथ जुड़ी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर की बात करें तो मौसम में फिर एक बार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिसमें अगले 24 घंटों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। 14, 15, 16 तारीख तक जो है वो इसी तरह के हालात बने रहेंगे, जिसमें बारिश और बर्फबारी। वहीं 17 और 18 की तारीख ड्राई वेदर देखने को मिलेगा। 19 और 20 तारीख में फिर एक बार मौसम करवट बदलेगा और बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं और जिसके चलते पर्यटकों को, ट्रैवलर्स को साफ तौर पर कहा गया है कि मौसम के बदलते मिजाज कई हद तक ट्रैफिक पर भी प्रभावित ये रहेगा और NH44 में लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टार, मड स्लाइड इस तरह के मामले भी दर्ज हो सकते हैं। तो आप लोग इन दिनों ट्रैवलिंग बिल्कुल भी ना करें। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।